बच्चों, जो संख्याएं हमने सीखी हैं कि हम घातांकीय रूप में बदल सकते हैं, अब उन संख्याओं को हमें कभी गुणा भी करना पड़ता है, कभी हमें विभाजन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए आइए कुछ नियम सीखते हैं। क्या नियम हो सकते हैं, पहले समझते हैं कि नियम बने कैसे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ही आधार वाली घातों का हमने गुणन करना हो, जैसे कि मेरे पास दो संख्याएं हों, a के ऊपर घात 2 और a के ऊपर घात 3, और मुझे इनका गुणनफल निकालना है। निश्चय ही a के ऊपर घात 2 का मतलब है a 2 बारी गुना हो रहा है, और a के ऊपर घात 3 का मतलब है a 3 बारी गुना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं a खुद से कितनी बारी गुना हो रहा है, 5 बारी। ठीक है बच्चों, लेकिन 5 को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + 3। इसका मतलब यहाँ पर इनकी घातों का जोड़ हुआ है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 2 के ऊपर घात 3 और 2 के ऊपर घात 4। मैंने एक ही आधार वाले दो घातांकीय रूप के संख्याएं लिखी हैं जिनकी घात अलग है। 2 के ऊपर घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बारी गुणा हो रहा है, 3 बारी। 2 के ऊपर घात 4 को लिख सकते हैं, 2 कितनी बारी गुणा हो रहा है, 4 बारी। अब कुल 2 खुद से कितनी बारी गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के ऊपर घात 7 लिखेंगे। यही हुआ ना इसका घातांकीय रूप। लेकिन अगर हम वापस यहाँ पर देखें, 7 कैसे बन सकता है, 7 तो 3 + 4 भी होता है। यानी कि हमारा जो उत्तर कुछ इस तरह से आया कि ये घात, जो दोनों घात हैं वो दोनों जुड़ गई हैं। इसका मतलब अगर हम व्यापक रूप से लिखें कि अगर हमारे पास दो संख्याएं घातांकीय रूप में ऐसे हैं, a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n, तो उत्तर कुछ ऐसे आएगा, a के ऊपर घात m जमा n, जहां पर a एक शून्येतर पूर्णांक है और ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये हमारा पहला नियम हुआ जो हमें बताता है कि किस तरह से एक ही आधार वाली घातांकीय रूप की संख्याओं को हम गुणा कर सकते हैं। निश्चय ही दो उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर नहीं निकलते, हम कई तरह के उदाहरण लेकर फिर उनकी पुष्टि कर ही ये नियम बनाते हैं। आइए इस नियम द्वारा एक प्रश्न का हल निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3 घात 5 गुणा 3 के ऊपर घात 7, तो इसका उत्तर अब इस नियम द्वारा सीधा ही आ जाएगा, 3 के ऊपर घात 5 जमा 7, यानी कि 3 के ऊपर घात 12। आइए हम सीखते हैं किस तरह से एक ही आधार वाली घातों का विभाजन किया जाता है। जैसे कि मैंने लिया है एक उदाहरण, 3 के ऊपर घात 7 को हम विभाजित कर रहे हैं 3 के ऊपर घात 5 से। अब अगर आप विस्तारित रूप से लिखें तो 3 के ऊपर घात 7 यानी ये खुद से ही 7 बारी गुना होगा, और 3 के ऊपर घात 5 का मतलब यानी ये खुद से ही 5 बारी गुना होगा। अब हम 3 को इस तरह से काट सकते हैं, 3 एकम 3, कितने बचे, 3 गुना 3 यानी कि 3 के ऊपर घात 2। इसी तरह से 3 के ऊपर घात 8 है, इसे हम 8 बारी गुना करेंगे। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है हमारे पास 8 बारी नहीं हुआ, नीचे हमारे पास p के ऊपर घात 2। तो कितने बचे हमारे पास p, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये 2 तो कुछ इस तरह भी आ सकता है, 7 घटा 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे अगर हम n को घटा देते तो हमारा उत्तर आ जाता। उसी तरह से 6 को भी तो लिखा जा सकता है, 8 घटा 2। इसी तरह से कुछ और उदाहरण लेकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यापक रूप से अगर हमारे पास दो घातें ऐसे हैं, a के ऊपर घात m और a के ऊपर घात n, और हम उनका विभाजन कर रहे हैं, तो सीधा ही हम उनका विभाजन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, a के ऊपर घात m घटा n। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ जो हमें बताता है कि एक ही आधार वाले घातों का हमने विभाजन कैसे करना है। आइए इस नियम का उपयोग करके अब एक प्रश्न करते हैं। अगर हमें 3 के ऊपर घात 21 को 3 के ऊपर घात 7 से विभाजित करना है, तो सीधे ही हम क्या करेंगे, इस नियम द्वारा 21 घटाव 7 यानी कि 3 के ऊपर घात हुई 14। आइए बच्चों अब हम सीखते हैं कि एक घात की घात कैसे लेते हैं।
जैसे कि 2 के ऊपर घात है 3, उसके ऊपर एक और घात है 2। पहले तो हम ये देखते हैं, इसको एक ही संख्या मानकर यही संख्या 2 बारी गुना हो रही है, यानी कि 2 के ऊपर घात जो 3 है वो 2 बारी गुना हो रही है। ठीक है, अब ये जो 2 के ऊपर घात 3 है, यानी 2 कितनी बारी गुना होगा? 3 बारी। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसकी जगह भी कुछ ऐसे ही लिखूंगी, 2 कितनी बारी गुना हुआ? 3 बारी। अब अगर हम यहाँ देखें, 2 खुद से ही कितनी बारी गुना हो रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 2 के ऊपर घात 6। इसी तरह एक और प्रश्न करके देखते हैं। अगर 5 के ऊपर घात 2 है और उसे मैंने लिया है 4 बारी, यानी इस संख्या को, चाहे वह घातांकीय रूप में ही है, इसे मैं 4 बारी लिखूंगी। 5 के ऊपर घात 2, 5 के ऊपर घात 2, 5 के ऊपर घात 2, 5 के ऊपर घात 2। अब प्रत्येक 5 के ऊपर घात 2 को हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया बच्चों? कितनी बारी 5 आ गया? गिने जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर घात 8। क्या हम इनके उत्तरों से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 6 कैसे आया? हो सकता है 6 यहाँ से 3 दूनी 6 सीधा ही आ गया हो। उसी तरह 8 भी आप देख सकते हैं, 2 चौके 8। मतलब कि इतना सारा कुछ करने की बजाय अगर हम ऐसे ही कर लेते तो ये जल्दी से हो जाता। 5 के ऊपर 2 गुने 4। तो इस तरह हम कह सकते हैं, कुछ और उदाहरण लेके नियम क्या बनता है कि अगर a के ऊपर घात m हो और उसकी घात n हो, तो हमारे पास क्या आया? a के ऊपर घात mn। ये दोनों घातें आपस में गुना हो गई। चर जब गुना होते हैं तो m गुना n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं mn। तो ये हमारे पास आया तीसरा नियम। आइए इसके ऊपर एक प्रश्न करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 10 के ऊपर घात 2 घात 30। अब 30 बारी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम हमें क्या मदद कर रहा है? हम सीधा ही 2 गुना 30 यानी कि 10 की घात 60। तो ये हमारा है तीसरा नियम। तो आइए बच्चों देखते हैं कि समान घातों वाली घातों का गुणन कैसे करना है। ये देखिए, मैंने उदाहरण लिया है जहाँ पे हम गुणन कर रहे हैं दो संख्याओं का जिनकी घात जो है वो समान है। इनका गुणन कैसे करें? अगर हम विस्तारित करेंगे तो 2 के ऊपर घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 और 3 के ऊपर घात 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3। अगर हम कुछ इस तरह से युग्म बनाएं ऐसे, तो 6 के युग्म बन रहे हैं। 2 तिया 6, फिर से आया 2 तिया 6, फिर से आया 2 तिया 6। 6 कितनी बारी आया? 3 बारी। तो लिख सकते हैं 6 के ऊपर घात 3। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास है 2 के ऊपर घात 2 और a के ऊपर घात 2। 2 के ऊपर घात 2 यानी 2 बारी आ रहा है और a भी 2 बारी आ रहा है। तो आइए इनके युग्म बनाते हैं। 2a गुना 2a, तो कितना हुआ? 2a के ऊपर घात लगी 2। ठीक है बच्चों, क्या हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं? देखो, अगर हम इस प्रश्न को देखें और उत्तर को देखें, हम कह सकते हैं कि उत्तर कैसे आया? आधारों को गुणा कर दिया। 2 तिया 6 के ऊपर घात लगाई, यानी कि ये कुछ इस तरह से करके भी आ सकता था। उसी तरह अगर हम इस उदाहरण को देखें, आधारों को ही तो गुणा किया है, 2 गुणा a, और घात वही लगाई है, घातों को गुणा नहीं किया, घात वही लगाई है। किसी एक से उठाकर हमने जो समान घात है सिर्फ उसको एक बारी ही लिखा है। तो इस तरह से और उदाहरण लेकर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, a के ऊपर घात m और b के ऊपर घात m, जिनका आधार देखिए अलग है लेकिन घात जो है वो समान है, तो हम क्या करेंगे? आधार को गुणा करेंगे और घात वही लगाएंगे एक ही बारी। तो हमारे पास आ गया ab के ऊपर घात m। आइए इस तरह एक प्रश्न करके देखते हैं। अगर हमारे पास हो 5 के ऊपर घात 4 और 6 के ऊपर घात 4, तो हमें इनको विस्तारित रूप से लिख के नहीं करने की ज़रूरत, सीधा हम देख रहे हैं कि आधार अलग है, इनकी घात वही है। तो आधार को गुणा करें, 5 गुना 6 ऊपर घात है 4, तो 30 के ऊपर घात कितनी हुई? 4। ये हमारा उत्तर आ गया। तो
तो ये था हमारा चौथा नियम। तो बच्चों आइए देखते हैं कि समान घातों वाली घातों का विभाजन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, 2 के ऊपर घात 4 और 3 के ऊपर घात 4, दोनों का आधार अलग है, घात वही है और हमें इनका विभाजन करना है। 2 के ऊपर घात 4 यानी 2 कितनी बारी गुना होगा, ये देखिए 4 बारी, और 3 के ऊपर घात 4 यानी 3 कितनी बारी होगा, 4 बारी। अब ये कट तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इनको, 2/3 गुना 2/3 घातांक के रूप में लिखने के लिए। तो हमारे पास आ गया 2/3 के ऊपर घात आई 4। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, 25 के ऊपर घात 2/5 के ऊपर घात 2। 25 गुना 25, 5 गुना 5, अब 5 5 25, 5 5 25, ये हुआ 5 के ऊपर घात 2। अब बच्चों ये जो उत्तर आया है, आप कह सकते हैं कि आधारों को विभाजित किया और जो समान घात थी बस उसको लिख दिया। उसी तरह 5 जो आया है ये भी तो कुछ इस तरह से ही है, आधारों को विभाजित किया और जो समान घात थी उसको लिख दिया, बस यही तो है। तो इस तरह से नियम क्या बनेगा कि अगर हमारे पास a के ऊपर घात m और b के ऊपर घात m है जिनको हमने विभाजित करना है, तो आधारों को विभाजित कीजिए और जो समान घात है उसको लिख दीजिए। ये हमारा नियम हुआ, जहाँ पर a और b शून्येतर पूर्णांक है और m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आइए एक प्रश्न करते हैं इन पे। अगर हमारे पास हो 10 के ऊपर घात 5 और 2 के ऊपर घात 5 से हमने विभाजित करना है, तो पूरा इस तरह से विस्तारित रूप से करने की जरूरत नहीं, नियम लगाते हैं। 10/2 घात 5, 2 5 10, 5 की घात 5, उत्तर आ गया। तो आइए बच्चों देखते हैं शून्य घातांक वाली संख्या का मान क्या होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं, 3 के ऊपर घात 5 को हम विभाजित कर रहे हैं 3 के ऊपर घात 5 से। आप जानते ही हैं अगर हम इसे विस्तारित रूप से लिखें कुछ इस तरह से, और नीचे भी 3 5 बारी ही गुना होगा और ये कट भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 1। अगर हम इस पर नियम लगाएं, पहले हम नियम लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ही आधार है और उसके ऊपर अगर असमान हो या समान हो घात, तो एक ही आधार के लिए हम क्या कहते हैं कि इनकी घात जो है वो घट जाती है विभाजन करने पर। तो इसका मतलब 3 के ऊपर घात 5 घटाव 5 कितना आया, 1। तो 3 के ऊपर घात 0 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी आधार हो और उसके ऊपर हमारे पास घात है 0, तो उत्तर 1 आया। लेकिन इसे देखते हैं व्यापक रूप से करके। अगर हमारे पास है a के ऊपर घात 3 बटा a के ऊपर घात 3, तो a 3 बारी गुना हो रहा है, नीचे भी a 3 बारी गुना हो रहा है, कैंसिल करके ये 1 ही आया। और यहाँ पर हम कहेंगे 3 घटाव 3 बराबर 1, या फिर 1 की घात 0 बराबर 1। तो बच्चों ये हमें मान जो है किसी भी संख्या का जो घात अगर 0 लें तो उसका मान कितना होता है, 1। तो बच्चों हमने कौन कौन से नियम किए, हमने किए किन्हीं शून्येतर पूर्णांकों a और b तथा पूर्ण संख्याओं m और n के लिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर होगा a के ऊपर घात m जमा n। और दूसरा नियम क्या था, a के ऊपर घात m भाग a के ऊपर घात n बराबर होगा a के ऊपर घात m घटाव n, जहाँ m बड़ा होगा n से। तीसरा नियम था a के ऊपर घात m के ऊपर घात जब n लेंगे तो हमारे पास आएगा a के ऊपर घात mn, यानी कि m और n आपस में गुना हो जाएंगे। चौथा नियम था a के ऊपर घात m गुना b के ऊपर घात m बराबर ab के ऊपर घात m। पांचवा नियम क्या था, a के ऊपर घात m भाग b के ऊपर घात m बराबर होगा a बटा b के ऊपर घात m। और छठा नियम जो कि हमें मान बताता है a के ऊपर घात 0 का जो मान है वो होता है 1।